हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, कल आपने देखा होगा पूरी दुनिया के शेयर बाजार बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए। यहाँ तक कि भारत का शेयर बाजार भी बहुत बुरी तरीके से गिर के बंद हुआ। इसे बहुत सारे लोगों ने ब्लैक मंडे 2.0 की शुरुआत माना। बहुत सारे लोगों ने इसको ब्लैक मंडे का ही नाम दिया। वास्तव में दुनिया के इतिहास में अगर हम देखें तो वैश्विक फाइनेंशियल हिस्ट्री में अमेरिकन शेयर मार्केट में पांच बार बहुत बड़ी गिरावटें दर्ज की गई, जिनके इस वीडियो में हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। उसके पहले हमें ये जानना होगा कि जो शेयर बाजार की गिरावट है उसकी शुरुआत अगर हम इधर रिसेंट ईयर्स में देखें तो इस साल की शुरुआत से हुई, जब से ट्रंप साहब की पॉलिसीज़ घोषित होना शुरू हुई, जिसे हम आजकल ट्रंप टैरिफ भी कह रहे हैं। बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल घोषणाएं उन्होंने करी, विभिन्न देशों पर उन्होंने टैरिफ लगाने की घोषणाएं करी और इससे वैश्विक शेयर बाजार पर लगातार बुरे प्रभाव देखे जाते रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण हमें ब्लैक मंडे याद आता है और हमें यह भी समझना चाहिए कि इससे पहले ऐसी घटनाएं कब कब हुई और किन किन कारणों से हुई और उसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा। ये वे टर्म्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रूप से आपके काम आएंगे। इसमें हम देखते हैं ब्लैक मंडे से .com बबल तक इतिहास के 5 बड़े अमेरिकी शेयर बाजार क्रैश। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला शेयर बाजार क्रैश अगर आप देखें तो 1929 में हुआ। 1929 में पहली बार सबसे खराब दुनिया का बाजार क्रैश हुआ था, जो कि ग्रेट डिप्रेशन के उत्प्रेरकों में से एक था। अगर आप फाइनेंशियल हिस्ट्री थोड़ा सा समझते हैं तो आपको पता होगा इसके बाद विश्व की महान मंदी का दौर शुरू होता है, जो 1930 के दशक में पूरी विश्व को अपनी चपेट में लेती है और उसके बाद कीन्सियन इकोनॉमिक्स शुरू होती है। इसी को रोरिंग 20s भी कहा जाता है। इसी शेयर बाजार क्रैश को रोरिंग 20s भी कहा जाता है। इसी को रोरिंग 20s भी कहा जाता है क्योंकि ये वो दौर था जो 20s का, जिसमें पूरी दुनिया में शेयर बाजार क्रैश हुए। शुरुआत होती है जब 1920s की, तो उस दौरान क्या हुआ था, उस दौरान अमेरिकन शेयर बाजार बहुत ज़्यादा हाइप कर रहे थे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे थे, अर्थव्यवस्था में विस्तार हो रहा था। लेकिन 1929 का दौर आते आते पूरा का पूरा शेयर मार्केट क्रैश हुआ। जो न्यूयॉर्क शेयर एक्सचेंज था उसकी स्टॉक की कीमतों में अचानक भारी गिरावट आई और यहीं से महामंदी की शुरुआत हुई। क्या था उसका रीज़न जो 1929 की महामंदी लाता है? उसमें हुआ जो महत्वपूर्ण रूप से चीज़ें हुई वो थी कि शेयरों में अत्यधिक वृद्धि हुई। अगर हम कुछ प्रमुख कारण देखें तो शेयरों में अत्यधिक वृद्धि हुई, तेजी से ये मार्केट बूम किया। बैंक ऋण बहुत तेजी से बढ़े। बैंकों में जो ऋण थे, लोगों ने बैंकों से बहुत ज़्यादा ऋण लिए और बैंक ने सुलभ रेट पर बहुत ज़्यादा ऋण वितरित किए। कृषि उत्पादन में उस दौर में तेजी से वृद्धि हुई थी। मार्जिन में बहुत सारे शेयर खरीदे गए थे और ब्याज दरें काफ़ी ज़्यादा थीं। ये बहुत बेसिक से आर्थिक कारण थे जिनके कारण ये जब बबल फूटा और उसके बाद महामंदी का दौर शुरू हुआ और 1930 का दशक पूरे तौर पर विश्व को मंदी की चपेट में ले लेता है। अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इस महामंदी के बाद 1929 के इस शेयर बाजार क्रैश के बाद दूसरा बड़ा शेयर बाजार क्रैश 19 अक्टूबर 1987 का है, जिसको हम ब्लैक मंडे कहते हैं। और यहाँ तक कि जब से डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर के दुनिया के विभिन्न शेयर मार्केट में हंगामा मचा हुआ है, तब से इसको ब्लैक मंडे 2.0 भी कहा जा रहा है। वास्तव में क्या हुआ, 19 अक्टूबर 1987 को पूरे शेयर बाजार में वैश्विक स्तर पर तेज़ी से गिरावट आई। अमेरिकी शेयर बाजार में भारी तबाही मची और पूरी दुनिया में इसका असर देखने को मिला। डाउ जोन्स जो है उसका जो गिरावट है वो करीब उसमें 22.6% की गिरावट आई। डाउ जोन्स में 22.6% की गिरावट दर्ज की गई और ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था क्योंकि ये तब तक का सबसे बिगेस्ट शेयर मार्केट क्रैश था। इसीलिए इसको ब्लैक मंडे कहा जाता है। और ये घटना केवल
अमेरिकी शेयर मार्केट को इफेक्ट नहीं करती है, बल्कि इसके कारण हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और बाकी एशिया के मार्केट भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे। तो ये ब्लैक मंडे है जो हमें रिकॉल कर रहा था कल की घटना को। इसके बाद ब्लैक मंडे के बाद तीसरा बड़ा जो शेयर मार्केट फॉल होता है वो शेयर मार्केट फॉल कहलाता है .com बबल क्रैश, जो वर्ष 2000 से 2002 के बीच में हुआ। वास्तव में क्या होता है कि 1990 के दौर के मध्य में, अगर हम 1990s का दौर याद करते हैं तो 1990 के दौर के मध्य में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन होता है, सूचना दूरसंचार, है ना, आईटी रिवॉल्यूशन का दौर था। तो सूचना और दूरसंचार प्रौद्योगिकी में पूरी दुनिया में एक बड़ा मार्केट क्रिएट होता है, अभूतपूर्व वृद्धि होती है और एक तरीके से ये बहुत बड़ा एक बुलबुला बनता है, एक फाइनेंशियल बबल बन जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा तेजी से यूएस का मार्केट ग्रो कर जाता है। उस दौर में अगर हम देखें जो 1990s का दौर है, अमेरिका में बेरोजगारी कम हो रही है, महंगाई कम हो रही है, मुद्रास्फीति कम हो रही है, तेज़ी से आर्थिक विकास हो रहा है और उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। लेकिन जब हम 1990 के दौर में ही देखें कि शेयर मार्केट की क्या कंडीशन है, तो शेयर मार्केट में जो टेक्नोलॉजी डोमिनेंट शेयर्स हैं, जिसको हम नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स भी कहते हैं, नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स, जो नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स है उसमें देखें तो वो करीब करीब शुरुआत में ही 5000 पॉइंट तक बढ़ के चला गया था 1995 में। लेकिन जैसे ही वर्ष 2000 आता है तो ये बबल सिकुड़ना शुरू हो जाता है और देखें तो अगर 10 मार्च आते आते ये पूरे तरीके से सूचकांक गिर के करीब करीब इस सूचकांक में 76% से ज़्यादा की गिरावट आ जाती है 10 मार्च में। अगर हम कहें तो 10 मार्च को 76.84% की गिरावट देखी जाती है। और अब तक क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो मार्केट है वो क्रैश हो चुका है। ये ओवर वैल्यूएटेड मार्केट था, यानी कि इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा किया गया था। देखिए बबल की घटना क्या है, जब आप किसी भी चीज़ को उसके रियल प्राइसेस से ज़्यादा वैल्यूएट करते हैं और उसके बेसिस पर फंडिंग कर देते हैं, तो जब आप रिकवरी का टाइम आता है तो उसको रिकवर नहीं कर पाते। तो ये जो फाइनेंशियल बबल था ये पूरा फूटा और पूरा शेयर मार्केट क्रैश कर गया और सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। और ये जो चीज़ शुरू होती है 10 मार्च से गिरना, ये तब तक चलती रहती है, ये 4 अक्टूबर 2002 तक चलती रहती है और न्यूनतम स्तर पर शेयर मार्केट पहुंच जाता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो जो शेयर मार्केट की वैल्यू थी अप्रैल 2001 में, उसके बाद लगभग 15 साल तक नैस्डैक के वैल्यूएशन उतने ज़्यादा नहीं हुए, उतने ज़्यादा शेयर प्राइसेस हाई नहीं हुए। तो ये एक बहुत बड़ा बबल था और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ओवर वैल्यूएशन और न्यू मार्केट क्रिएशन के कारण ये शुरू हुआ था। इसके बाद अगला अगर हम देखते हैं, अगला जो बहुत बड़ा वित्तीय संकट आता है वो वर्ष 2008 में आता है। वर्ष 2008 में क्या होता है, वर्ष 2008 में एक्चुअली एक फेडरल नेशनल मॉर्गेज एसोसिएशन है अमेरिका में, जो कि होम लोन को अधिक सुलभ बनाना चाहती थी। ये पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम का फेल्योर था। होता क्या है कि होम लोन को बढ़ाना चाहते हैं, होम लोन को सुलभ बनाना चाहते हैं और इसमें वो क्या करते हैं कि कम क्रेडिट रेटिंग वाली चीज़ों को, लोगों को वो ज़्यादा होम लोन बांटना शुरू करते हैं। यानी कि अगर आप रियल एस्टेट की वैल्यूएशन देखें तो बहुत तेज़ी से होती है और ये मार्केट बूम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है फंडिंग बहुत ईजी कर दी जाती है, इसका वैल्यूएशन बढ़ा दिया जाता है, होम लोन को तेजी से बढ़ाया जाता है। जैसा कि आपने देखा था कि अभी इंटरनेट वाले मार्केट में, आईटी मार्केट में बबल बना, वैसे ही रियल एस्टेट मार्केट में बबल बनाया गया। और इससे क्या हुआ कि लोगों ने, जो उधारकर्ता हैं, जिनके लिए हम सब प्राइम उधारकर्ता कहते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिए और यहाँ तक कि जो अयोग्य थे वे भी उधार लेना शुरू कर दिए। उनको भी प्रॉपर्टी का ओवर वैल्यूएशन हुआ और उसके कारण लोन मिलने शुरू हुए। लोगों ने उन लोन को लेकर के अन्य सामान खरीदने शुरू कर दिए, अतिरिक्त ऋण लेना शुरू कर दिया और इससे क्या है कि निवेश बढ़ता गया और इकोनॉमी बूम करती हुई दिखाई देने लगी। एक तरीके से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश हुई और लगा कि मार्केट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन
मार्च 2007 आते आते क्या हुआ कि शेयर मार्केट धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगा और ये बबल वापस फूटने की स्थिति में आने लगा। क्यों? क्योंकि जब आपने प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ा कर रखा है तो रियल में ये प्रॉपर्टी आपके लोन को रिकवर करने में सक्षम नहीं होगी। जब आपने इतना ज़्यादा उसकी वैल्यू लगा रखी है जितनी उसकी रियल वैल्यू नहीं है, तो अगर मान लीजिए कि आपसे किसी ने कर्ज लिया, आपने उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा रखी हुई है तो आपने ज़्यादा कर्ज भी दे दिया। अब वो लोन क्यों चुकाएगा? क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी से ज़्यादा वैल्यू का लोन है। तो और प्रॉपर्टी अगर आप कब्जा भी करते हो तो आपके लोन की रिकवरी नहीं हो रही है। तो आप समझ रहे हैं ये एक बड़ी स्थिति खराब हुई और इससे क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनियां ऋणग्रस्त हो गई। सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए बैंकिंग सेक्टर, और ये बैंकिंग सेक्टर से ही शुरू हुआ ये जो क्रैश है, फाइनेंशियल संकट है 2008 का। और इस संकट के दौरान अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक भी बंद हो गया। तो वास्तव में सितंबर 2008 तक, मार्च 2007 से लेकर के सितंबर 2008 तक अगर हम देखें तो सारे प्रमुख शेयर सूचकांक 20% से ज़्यादा गिर चुके थे। डाउ जोन्स जो है वो मार्च 2009 में 6 मार्च 2009 में डाउ जोन्स सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका था, जो कि अपने टॉप पोजीशन से करीब 54% डाउन था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इस दुर्घटना ने पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख दिया और पूरे के पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पर बुरा असर पड़ा। अमेरिका को भी इसको रिकवर करने में 4 साल से ज़्यादा का समय लगता है। इसके बाद अगला आखिरी संकट अगर हम देखें, जो सबसे लेटेस्ट संकट हमारे सामने आया वो कोविड के दौरान आया। कोविड के दौरान 2020 में फाइनेंशियल मार्केट्स क्रैश हुए। जैसे जैसे कोविड महामारी फैली, शेयर मार्केट क्रैश होना शुरू हुआ। 24 फरवरी की सप्ताह में अगर हम देखें, जो वीक था हमारा 24 फेब का 2020 में, इस दौरान अगर हम देखते हैं तो शेयर मार्केट्स की कंडीशन क्या है, उसमें डाउ जोन्स को देखें तो उसमें 11% की गिरावट आ चुकी थी। डाउ जोन्स में 11% की गिरावट आई थी एंड S&P में 12% की गिरावट आ चुकी थी। तो आप देखिए यहाँ से वित्तीय संकट अगर हम ध्यान दें तो 2008 वाला जो आपने वित्तीय संकट देखा था उसके बाद ये सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट हुई। ठीक है, ये 2008 के बाद की सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्लोडाउन था, सबसे बड़ा बाजार का गिरावट था। इसके बाद 12 मार्च में फिर गिरावट देखी गई और 1987 के बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा तेज़ी से मार्केट गिरा इस घटना के साथ। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे इकोनॉमी ने रिकवर भी किया और ये वो फाइनेंशियल संकट है, ये वो शेयर मार्केट का क्राइसिस है जो सबसे तेज़ी से रिकवर भी होता है। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है, इसमें यह है कि तुरंत ही इस पर एक्शन लिए गए, ग्लोबली भी एक्शन लिए गए और अमेरिका में भी जो फेडरल रिजर्व है उसने ब्याज दरों में तुरंत ही कटौती की। मुद्रा मार्केट में यानी कि मनी मार्केट में उन्होंने तुरंत करीब करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर सप्लाई कर दिया। तो मनी मार्केट में तुरंत इन्होंने पैसा सप्लाई किया और उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, ब्याज दरों में तुरंत कटौती करी, जिससे क्या हुआ कि तेजी से मनी की सप्लाई बढ़ी और ये मंदी का शक्ल नहीं ले पाया। लेकिन ये एक बड़ी गिरावट थी और इसके साथ साथ अमेरिकन कांग्रेस ने भी करीब 2.2 ट्रिलियन डॉलर का राहत पैकेज तुरंत अनाउंस किया। अगर आपको भारत की कंडीशन याद हो तो भारत ने भी इस दौरान बहुत सारे राहत पैकेज शुरू किए थे। रीज़न ये था कि किसी भी तरीके से अगर हम तुरंत मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ा देते हैं तो आने वाली संभावित मंदी के अवसरों को कम कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से 5 बड़े आर्थिक संकट, शेयर बाजार के संकट आप कहें, 5 बड़े शेयर बाजार के संकट जो आप अर्थव्यवस्था के प्रभाव के तौर पर भी देख सकते हैं। और ये आपके लिए जानने सारे के सारे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अलग अलग समय अवधि में इनके क्या रीजंस रहे, क्या परिणाम हुए और किस तरीके से इन्होंने ग्लोबल मार्केट को अफेक्ट किया। और आज की जो सिचुएशन है, आज की जो स्थिति है जहां पर शेयर मार्केट में लगातार और बार बार आप गिरावट देख रहे हैं, उसको आप कैसे इसको कोरिलेट करेंगे और जब आप अपना आंसर राइटिंग करेंगे तो उनमें इनको कैसे रिफ़र करेंगे, इसलिए इनको जानना बहुत ज़रूरी था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।